हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड जहाँ पे हम बात करते हैं ब्रांडिंग की, बिजनेसेस की, मार्केटिंग की। तो आज हम आप सबके लिए एक ऐसा ब्रांड लेकर आए हैं जिसने 1946 से शुरू होकर इंडिया में मिल्क का रेवोल्यूशन क्रिएट किया और आज वो वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स है इन मिल्क इंडस्ट्री। आप सब उस ब्रांड को अब तक पहचान चुके होंगे। चलो नहीं भी पहचाना हो फिर मैं उसकी कंपनी का नाम बताता हूँ जिससे वो एसोसिएट करता है। वो कंपनी का नाम है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अब तो आपको पता चल ही गया होगा, तो कमेंट्स में बताइए कौन सा वो ब्रांड है। चलिए हम इससे आगे बढ़ते हैं। एक 1946 में जब फार्मर्स ही नॉर्मली मिल्क प्रोड्यूस करते हैं ना, तो उन लोगों को एक्चुअल पूरी प्राइसिंग उनकी नहीं मिल रही थी जितना उन्हें मिलना चाहिए प्रोड्यूस का। तो उन्होंने एक यूनियन बनाई, एक इंसान ने एक यूनियन बनाई और यूनियन ने कहा कि हम उन्हें एक्चुअल पैसा देंगे जितना उन्हें मिलना चाहिए। इस तरीके से एक कंपनी का इजाद हुआ जो कि थी आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। चलिए हम इसके ऊपर एक वीडियो देखते हैं। Utterly delicious. The very old Amul jingle. Utterly delicious. अमूल दूध पीता है इंडिया। हे हो ये अमूल दूध पीता है इंडिया। दूध है शक्ति, दूध है फन, मस्ती मस्ती हर कदम मेरे साथ चलता है इंडिया। अमूल दूध पीता है इंडिया। And the best slogan I like about it's Amul, the taste of India. The evergreen slogan. How often can you credit a brand for inspiring a movie, entering the Guinness Book of World Records and starting a revolution? I'm talking about Amul, which inspired Shyam Benegal's Manthan, entered the Guinness Book of World Records for the longest running ad campaign and sowed the seeds for what we call the White Revolution or Operation Flood in India. It's an impressive brand to say the least, with a history almost as long as independent India itself. Let's turn back the clock and take a look at the Amul journey. A brand inspired by the nation's freedom struggle. Amul's story begins with poor milk producers of the town of Anand in Gujarat. These producers were forced to sell milk at arbitrarily determined prices to the collectors of Bolton Dairy, the existing dairy operation then, which had bagged the exclusive rights to supply milk to Bombay. Cut up about the raw deal, they visited Sardar Vallabhbhai Patel, and the rest, as they say, is history. तो आप सबको पता चल गया होगा अमूल ब्रांड के बारे में, जो कि कंपनी का नाम है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, और उसी के सबके फर्स्ट वर्ड्स को निकाल लो तो बन जाता है अमूल। अमूल इतना फेमस कैसे हुआ? अमूल की ब्रांडिंग स्ट्रैटेजीज क्या थी? अमूल कैसे इतने सारे लोगों का फेवरेट बना? हम आज उस पर बात करने वाले हैं। जैसे 1946 में जब अमूल शुरू हुआ तो आपके पास तो उनके पास मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, मार्केटिंग के जरिए वो कम थे। जैसे कि अगर हम देखें तो 1980s तक सिर्फ जो मार्केटिंग का जरिया था वो बिलबोर्ड्स और आपके न्यूज़पेपर्स थे, क्योंकि लोग वहीं पे देख पा रहे थे किसी एक चीज़ को। बट जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ तो टीवी एड्स आए, फिर सोशल मीडिया आया, एंड राइट नाउ वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ मार्केटिंग थिंग्स, जहाँ पे हम सोशल मीडिया पे कर सकते हैं, यूट्यूब पे कर सकते हैं, ब्रांडिंग हम न्यूज़पेपर पे कर सकते हैं, टीवी में कर सकते हैं, हम बहुत सारी जगह कर सकते हैं। बट उस वक्त सिर्फ कुछ ही जगह थी जहाँ पे आप अपने ब्रांड के बारे में, अपने बारे में बता सकते थे। अब इस बार कैसे अमूल ने किया? अमूल का सबसे पहली स्ट्रैटेजी पे आते हैं जो कि थी उसकी ब्रांड एम्बेसडर वाली। अमूल ने एक ब्रांड एम्बेसडर क्रिएट करी, इलस्ट्रेटेड ब्रांड एम्बेसडर, जो कि वो अपने सारे के सारे क्रिएटिव्स पे यूज़ करता था। अगर अमूल को एक पोस्टर बनाना है तो उस पर भी उसकी ब्रांड एम्बेसडर होगी, अगर उसकी पैकेजिंग है तो उस पर भी ब्रांड एम्बेसडर है, अगर मैं दूध का पैकेट लेने गया हूँ तो उस पर भी ब्रांड एम्बेसडर है। हर जगह ब्रांड एम्बेसडर ज़रूर है। तो उससे क्या हुआ, उससे वो ब्रांड एम्बेसडर अमूल से एसोसिएट होने लगी। अगर कोई भी एक चीज़ अगर किसी ब्रांड से एसोसिएट होती है तो वहाँ पे होता क्या है, आप
लेट्स से कि मैं एक इंसान हूँ, मैं नॉर्मल इंसान हूँ, मैं जा रहा हूँ, चल रहा हूँ, सड़क पे चल रहा हूँ और मैंने देखा कि कोई एक ब्रांड का कोई बैनर लगा हुआ है। तो अगर उस ब्रांड के बैनर पे वो लड़की होगी, वो कैरेक्टर होगा, तो होगा क्या? तो मैं कहूँगा कि अरे अच्छा ये तो अमूल का कुछ है, तो लेट्स गो एंड हैव समथिंग। तो वहाँ पे फंक्शनिंग आई कि जब आपका कोई भी ब्रांड एम्बेसडर क्रिएट होता है, हम बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे देखते हैं जो कि फिल्म स्टार्स को ब्रांड एम्बेसडर करते हैं, हम ऐसे ब्रांड्स देखते हैं जो क्रिकेट स्टार्स को ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं। तो ब्रांड एम्बेसडर की वैल्यूएशन उस ब्रांड से रिलेट हो जाती है। ऐसा ही एक और ब्रांड है, आप कमेंट्स में गेस करिए कौन सा वो ब्रांड है जिसका ब्रांड एम्बेसडर भी 1960s के टाइम से में बना और वो भी एक लड़की है और वो इलस्ट्रेटेड है। शायद से ऐसे जैसे अमूल का ब्रांड एम्बेसडर है लड़की, वो वैसी इलस्ट्रेशन नहीं है, वो एक्चुअली बहुत रियल लगती है बट वो बहुत इलस्ट्रेटेड है। आप कमेंट्स में बताइए कौन सा वो ब्रांड है जिसने उस टाइप ऑफ मार्केटिंग को अपनाया। तो चलो हम नेक्स्ट पे आते हैं। अब जब हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि ब्रांड एम्बेसडर की रिक्वायरमेंट है, तो अब ब्रांड एम्बेसडर कहाँ पे यूज़ होएगा? आपकी पैकेजिंग पे यूज़ हो गया, ठीक है, पर पैकेजिंग से आप मास जनता के दिमाग में कैसे पहुँचोगे? तो अमूल ने क्या किया, अमूल ने क्रिएटिव्स बनाने शुरू किए। क्रिएटिव्स में जैसे बिलबोर्ड्स पे, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स पे उसने अपना एडवर्टीज़मेंट शुरू किया। एडवर्टीज़मेंट के साथ साथ अमूल बहुत अच्छी चीज़ जो करता है, वो एक टैगलाइंस साथ में देता है कि यह दूध पियो, अमूल का दूध पियो और समथिंग लाइक दैट। उस पर मेन टैगलाइंस पे हम बाद में आएंगे, पर अभी हम एक बात करते हैं कि जब भी कोई भी एक हम क्रिएटिव देखते हैं अमूल का, तो वहाँ पे हुआ क्या? वहाँ पे जब हमने देखा कि अच्छा ये अमूल का क्रिएटिव है, तो हमें दिमाग में आ गया कि अच्छा हमें अमूल का दूध लेना है, या फिर हम अगर किसी भी शॉप पे जा रहे हैं, किसी भी दुकान पे जा रहे हैं, हमारे आसपास वाली, और उस पर 2 तरीके के दूध है, हम अमूल का दूध ज़्यादा प्रेफर करेंगे एज़ कम्पेरेटिव कि हम किसी और का दूध लें, क्योंकि हमारे माइंड सेट में सेट है कि हमें अमूल का दूध ज़्यादा बेटर क्वालिटी है। वो मार्केटिंग का एक रीज़न है, वो मार्केटिंग का एक चीज़ है कि आपको ये बताना होता है कि आपकी क्वालिटी इज़ सुपीरियर एंड यू आर गिविंग द पर्सन व्हाट दे वांट एंड टू अ हायर क्वालिटी एज वेल। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, जो कि एक बहुत ही मतलब आई एम जस्ट फैसिनेटेड अबाउट इट। जब अभी लेटेस्ट का ही बात है, अमूल ने एक क्रिएटिव बनाया और उस क्रिएटिव को आज के टाइम में कार्टूनिस्टिक जो क्रिएटिव्स हैं वो उस पे नहीं आते हैं, न्यूज़पेपर में नहीं आते हैं, वो सोशल मीडिया पे जाते हैं। तो सोशल मीडिया पे जब वो जाते हैं तो होता क्या है कि आप देखते हो उस क्रिएटिव को, अच्छे से देखोगे, हाँ वेरी नाइस है ना, ऐसे ही करते हैं ना, अरे बहुत अच्छा है, ये तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो आप क्रिएटिव को देखते हो, आपको पसंद आता है, तो आप और उसके क्रिएटिव्स देखने लगते हो। अभी लेटेस्ट एक न्यूज़ आई जहाँ पे इंडिया की मेंस और विमेंस क्रिकेट टीम का जो सैलरी थी वो इक्विवेलेंट हो गई। तो इक्विवेलेंट होने में क्या हुआ? जब सैलरीज इक्विवेलेंट हुई तो अमूल ने एक क्रिएटिव क्रिएट किया, उसमें दिखाया कि एक तरफ लड़की है, एक तरफ लड़का है, ठीक है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, एक तरफ लड़की एक तरफ लड़का, दोनों के हाथ में सेम इक्विवेलेंट ऑफ चीज़, दैट डिनोट्स द सैलरी। और उसके साथ वो जो लड़की का फेस है, आप उसे ध्यान से देखोगे तो वो इलस्ट्रेशन है, वही वाली लड़की जो हम हर जगह देखते हैं अमूल के ब्रांड पे। तो इक्विवेलेंट ऑफ चीज़ केक, चीज़ जो भी था है वो उनके हाथ में। तो डिनोशन क्या आया कि लोगों को लगा कि बार बार अगर आप किसी चीज़ को हिट करते रहो, लोगों को बताते रहो, तो वहाँ पे आपका बेनिफिट आ जाता है ना कि लोग आपको और एसोसिएट करने लग जाते हैं चीज़ों से, आपको ये समझने लग जाते हैं कि यू आर वन ऑफ देम,
आज के टाइम पे भी क्रिएटिव्स करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक ब्रांड को जी, क्योंकि उसी ब्रांड उसी क्रिएटिव से आप ये पता लगा सकते हो कि आप लोगों से कनेक्शन क्रिएट कर सकते हो। पहले के टाइम में जब कोई भी न्यूज़पेपर में कार्टून वाला जो सेगमेंट होता है उसे कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ और या फिर इंफॉर्मेशन के लिए थोड़ा ना पड़ता है, उसे तो फॉर फन पढ़ा जाता है ना। और जब आप फन में इंक्लूड कर दो किसी एक ब्रांड को, तो इन्होंने यही किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने फन में एक करेक्टर एस्टेब्लिश कर दिया। अब वही करेक्टर आपका उसकी ब्रांडिंग पे है। तो जब भी आप फन के लिए देख रहे हो तो फन के लिए तो आप शांत होकर देखते हो ना, वहाँ पे आप किसी कुछ जानना नहीं चाहते। तो जब आप शांत होकर देख रहे हो, आप सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ चली गई, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, तो आप और उस ब्रांड की तरफ इंड्यूस्ड हो जाओगे। तो हमने अभी तक क्या देखा कि एक ब्रांड एम्बेसडर को यूज़ कैसे करा गया डिफरेंट क्रिएटिव्स में। और क्रिएटिव्स भी ऐसे नहीं, नॉर्मल नहीं, क्रिएटिव्स भी हर तरीके का, हर डिफरेंट वेज का क्रिएटिव्स बनाया गया। और यहीं पे अमूल की जीत हुई इन ब्रांडिंग। इसके आगे अमूल ने क्या किया, हम उस पर बात करते हैं। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, the taste of India. जरा सी हंसी दुलार जरा सा, Amul, the taste of India. जरा सी अंदर प्यार जरा सा, Taste of India. बना दे हर पल को जैसे, हर पल मस्ती का यही तो अमूल है, स्वाद इंडिया का यही तो अमूल है। हर पल मस्ती का यही तो अमूल है, स्वाद इंडिया का यही तो अमूल है। The taste of India. The taste of India. The taste of India. The taste of India. बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया, जश्न मनाता, सेहत बनाता, लाइफ के मैदान में बाजी मार लाता, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। तो अमूल दूध पीता है इंडिया, हम सबको ये लाइन तो याद ही है, या फिर द टेस्ट ऑफ इंडिया। ये स्लोगन्स जो अमूल ने प्रोवाइड कराए और उसी पे जो प्ले हुआ, दैट इज़ टू गुड। मतलब आप अमूल दूध पीता है इंडिया, पूरा इंडिया को बताया, सबको बोल रहे हैं कि सिर्फ अमूल दूध ही पीता है इंडिया, कोई और दूध नहीं पी सकता। पर कैसे उन्होंने एडवर्टीजमेंट्स क्रिएट करे, उस टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट जो आपने अभी देखा, अमूल ने प्रॉपर एडवर्टीजमेंट्स क्रिएट करे एक टैगलाइन को लेकर। जब भी हम एक टैगलाइन को लेकर एक कोई भी कैसा भी एडवर्टीजमेंट क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे हमें बताना पड़ता है कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, हमारा उसका पर्सपेक्टिव क्या है, टैगलाइंस का फ़ायदा क्या है, आप खुद बताइए। टैगलाइंस का फ़ायदा यही तो है ना कि आप उसे जानो, उसके बाद उस ब्रांड के बारे में और पता चले आपको उस टैगलाइन से, है ना। कोई भी एक ब्रांड है, उसने एक टैगलाइन दी कि XYZ, ठीक है, एक अच्छी सी टैगलाइन देना। अच्छी सी टैगलाइन देना इसलिए इम्पोर्टेंट है, सारे ब्रांड्स ट्राई करते हैं बार बार टैगलाइंस देने की, क्योंकि आपको पता नहीं कि एक बार में कौन सी सबसे अच्छी टैगलाइन निकल आती है। टैगलाइंस इक्विवेलेंट होती हैं मार्केटिंग के भी, कि आप कितने लोगों तक उस टैगलाइन को पहुंचा रहे हो, बट वन ऑफ द वर्ड टू माउथ मार्केटिंग वो भी एक टैगलाइन से करी जाती है।
टैगलाइंस आप कॉन्शियस माइंड में सेट होती है तो आइडेंटिटी और रिकॉग्निशन आपका उस टैगलाइन से क्रिएट हुआ कि अमूल दूध पीता है इंडिया, आपका ब्रांड का नाम आया उस टैगलाइन में। द टेस्ट ऑफ इंडिया, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, वहाँ पे भी ब्रांड का नाम आया। तो आपने जब भी उस लाइन को सोचा, अभी भी आपके दिमाग में वो लाइन चल रही होगी, आई एम डैम श्योर। तो आपके दिमाग में जब चल रहा है तो अमूल का वर्ड बार बार आ रहा है, ब्रांड का वर्ड बार बार आ रहा है, तो आपने आप और उस इंक्लाइंड हो जाते हो उस ब्रांड की साइड में। तो अब आपको यही चीज़ डिफ्रेंशिएट करती है बाकी ब्रांड से भी। जब आप किसी भी टैगलाइन को बीच में लाते हो तो वही डिफ्रेंशिएशन क्रिएट कर रहा है ना, कि आप लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक XYZ मिल्क की कंपनी है, एक अमूल है। अमूल को यही तो चीज़ डिफ्रेंशिएट कर रही है कि उसने टैगलाइन दी, उसने टैगलाइन इक्विवेलेंट अगर मार्केटिंग कर रहे हैं, सेम जगह मार्केटिंग कर रहे हैं। मैं एक सिचुएशन क्रिएट करता हूँ कि 10 लोग हैं, 10 जनता है, ठीक है। एक ऑप्शन है मार्केट करने का कि आप अपना बैनर बना लो, ठीक है, और बैनर दोनों का साइड में लगेगा। अब उस 10 जनता को अगर आप टैगलाइन के थ्रू बताओगे कोई चीज़ तो उसके दिमाग में सेट हो जाएगी, क्योंकि अमूल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बार बार लोगों को ख़रीदना है, जो कि डेली की रिक्वायरमेंट है। जब डेली की रिक्वायरमेंट है तो लोगों वो डेली खरीदने आ रहा है आपसे प्रोडक्ट, आपके शॉपकीपर से डेली खरीदने आ रहा है, तो उसे डेली उसके दिमाग में रहना चाहिए। तो आपको ऐसा कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ऐसा देना ही पड़ेगा। जैसे LV है, LV ऐसा कोई टैगलाइंस थोड़ी ना देता है, पर LV की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इज़ डिफरेंट, LV ब्रांडिंग इज़ डिफरेंट। हम उस पर भी बात करेंगे इन अपकमिंग एपिसोड्स। पर अभी हम अमूल पे आते हैं। अमूल ने किया क्या, अमूल ने इसी चीज़ से इमोशनल कनेक्ट बना लिया कस्टमर में और अपने में। एक कंपनी का इमोशनल कनेक्ट अगर क्रिएट हो जाए कस्टमर्स से तो उससे बेटर तो उसके लिए कुछ है ही नहीं। अगर इमोशनल कनेक्ट हो गया आपका तो आपको बार बार वो प्रोक्योर आपको ही तो करेगा, और कहाँ जाएगा प्रोक्योर करने के लिए। अगर किसी भी सिनेरियो में हम देखते हैं कि लोग फैमिली के साथ ही नॉर्मली बात करते हैं या फिर कनेक्ट होते हैं, तो वो भी तो एक इमोशनल कनेक्ट है ना। फैमिली के साथ ही आपको बात बताते हो, आप अपनी स्पाउस को बात बताते हो, आप अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को बात बताते हो, तो वो कनेक्ट है। और ऐसी सेम कनेक्ट एक अगर ब्रांड के साथ हो जाता है किसी लोगों का, तो वो ब्रांड अमूल जैसा ब्रांड बन जाता है, जो कि इवन आफ्टर I think it's 80 years, right? 70-80 years, no one can claim such a brand strategy or no one can claim that any brand is above Amul. तो यही जो टैगलाइंस की आई, यही आपकी मेमोरेबिलिटी भी इंक्रीज करती है। जब आपके दिमाग में कोई लाइन चलती रहेगी। जैसे हम नॉर्मली कोई भी सॉन्ग सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगा कोई सॉन्ग, तो हमारे दिमाग में वही घूमता रहता है कि जो भी है, पर वही उसी चीज़ से आप उस लोगों को उस ब्रांड के लिए रिटेन करते हो। वहीं से तो रिटेंशन आया। तो वहाँ से रिटेंशन आने के बाद आपका बिजनेस मिल गया, ब्रांडिंग हो गई, एंड यू बिकेम बिगेस्ट ब्रांड इन इंडिया। हाँ, आज हमने अमूल के बारे में बात करी, अमूल ने कैसे ब्रांडिंग करी, कैसे अमूल ने डिफरेंट टाइम्स में ब्रांडिंग करी, और हमने अभी उसके बारे में ये सारी चीज़ें बताई कि वो कौन सी उसकी स्ट्रैटेजीज वर्कआउट करी। ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होंगी जो कि वर्कआउट नहीं करी होंगी, ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज एक्चुअली होंगी। तो हमें ब्रांडिंग में तो यही है ना, मार्केटिंग हमेशा यही है ना, हिट एंड ट्रायल है ना। किसी को भी नहीं पता ना कि एक सेम चीज़ चल जाएगी, यही चीज़ चलेगी या फिर नहीं चलेगी। अगर ऐसा होता तो हर बंदा उस जगह पे वही चीज़ यूज़ करके बार बार ब्रांड्स क्रिएट कर सकता था, बट ऐसा नहीं होता ना। तो
ऐसे ही कुछ ब्रांडिंग स्टोरीज़ के लिए, मार्केटिंग स्टोरीज़ के लिए कैसे ब्रांडिंग करी जाती है, कैसे मार्केटिंग करी जाती है, और अलग अलग स्टोरीज सुनने के लिए हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक्चुअली पहले सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी मतलब आप जिन्हें भी बताना चाहते हो कि ये स्टोरीज़ हैं, ये बात है अमूल में। आप आपके फ्रेंड्स में जितने भी लोग, आपके फ्रेंड्स फैमिली में जितने भी लोग अमूल को ख़रीदते हैं, सबको ये शेयर कीजिए। सबको पता तो होना चाहिए कि अमूल कैसे एक ब्रांड क्रिएट हुआ। थैंक यू।